आकाश पर उठे और फिर धरती पर गिरते हुए लुढ़कने लगे। इसमें वे अपने साथ कई सैनिकों को भी लुढ़का ले गए। न केवल सैनिक ही अपितु स्वयं सरदार हरिसिंह इस प्रकार लुढ़कर नाले में जा गिरे। इससे उनके सिर पर चोट आई और सारा शरीर कांटों से छलनी हो गया। सरदार हरिसिंह के शरीर से बहुत रक्त निकल गया था, इस कारण वे मूर्छित हो गए। उनकी सेना में ये प्रवाद फैल गया कि सरदार हरिसिंह नलवा वीरगति को प्राप्त हो गए। सरदार महान सिंह ने उनकी देह को ढूंढने के लिए इधर उधर अपने सैनिक भेजे, किंतु वो उनको कहीं भी नहीं मिली। वे हताश होकर लौट ही रहे थे कि किसी सैनिक को वे एक झाड़ी में पड़े हुए दिखाई दे गए। उसने अपने साथियों को बुलाया और रक्त से सनी उनकी देह को झाड़ी से बाहर निकाला। सिर से निरंतर रक्त बह रहा था। नारी की गति बड़ी धीमी थी। उनको डोली में डालकर डेरे पर ले जाया गया और साधारण उपचार कर शेष चिकित्सा के लिए हरिपुर भेज दिया गया। इस प्रकार उनके प्राण बच गए। कुछ दिनों बाद वे हरिपुर में रहते हुए पूर्ण स्वस्थ हो गए। सरदार महान सिंह ने दूसरे दिन इसका बदला लिया। उन्होंने शत्रु पर आक्रमण किया और उसके गांव को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। इस घाटी पर उनका अधिकार हो गया। हरिसिंह नलवा के घायल होने का समाचार सुनकर महाराजा स्वयं उन्हें देखने के लिए हरिपुर पहुंचे। तब तक हरिसिंह स्वस्थ हो चुके थे और मोहम्मद खां तरीन भी बंदी बना लिया गया था। महाराजा उसे लेकर लाहौर को चल दिए। हरिसिंह नलवा अपने किसी निजी कार्य से हजारा से गुजरांवाला चले गए तो मोहम्मद खां तरीन के भतीजे वोस्ता खां को इसका पता चल गया। उसने श्रीकोट की घाटी में फिर से उपद्रव करना आरंभ कर दिया। इसका समाचार पाते ही नलवा लाहौर पहुंच गए और उन्होंने मोहम्मद खां तरीन को इस शर्त पर छुड़ाया कि वह अगला पिछला सारा शेष राजस्व चुकाएगा और भविष्य में किसी प्रकार उपद्रव नहीं करेगा। किंतु हजारा पहुंचते ही स्वच्छंद विचरने पर तरीन वह सब शर्तें भूलने लगा। उसने फिर उपद्रव करना आरंभ कर दिया। नलवा को उस पर बड़ा क्रोध आया और उसने उस पर आक्रमण कर उसको घेर लिया। वो किसी भी प्रकार भागने में असफल रहा। उसे और उसके भतीजे दोनों को पकड़ लिया गया। जब उसको नलवा के सम्मुख लाया गया तो मारे लज्जा के वह अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सका। नलवा ने उससे पूछा कि उसके इस विश्वासघात के लिए उसे क्या दंड दिया जाए, किंतु वह कुछ नहीं बोल पाया। तब उसे एक दिन का अवकाश दिया गया कि वह सोचकर बताए कि उसको क्या दंड मिलना चाहिए। इससे उसको इतनी ग्लानि हुई कि एक दिन पूरा होने से पहले ही उसने विषपान कर आत्महत्या कर ली। शेष तीनों विद्रोहियों को नलवा ने सबके सामने तोपों से उड़वा दिया। इस कठोर दंड से 3 वर्ष तक फिर किसी को विद्रोह करने का साहस नहीं हुआ। इस प्रकार उस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। उसके बाद हरिसिंह नलवा ने उस क्षेत्र के अन्य अनेक घाटियों और कबीलों पर आक्रमण कर उनको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। पठान पराजित। बरेली का एक मौलवी जिसका नाम मौलवी सैयद अहमद था, सन 1822 में हज करने के लिए मक्का गया। वहां से लौटते हुए वह काबुल में रुक गया। वो यहाँ के अमीर दोस्त मोहम्मद खां से मिला और उसने उसको उकसाया कि वह धन तथा शस्त्रों से उसकी सहायता करे तो वह अटक से काबुल की ओर का सारा प्रदेश महाराजा रंजीत सिंह के राज्य से छीनकर उसकी दिला सकता है। दोस्त मोहम्मद ने मौलवी सैयद अहमद की बात तुरंत मान ली। न केवल इतना, उसने अपने भाई सुल्तान मोहम्मद खां और बार मोहम्मद खां को भी, जो कि पेशावर में महाराजा रंजीत सिंह के कर्द शासक थे, उसकी सहायता करने के लिए लिख दिया। उनकी सहायता पाकर अहमद शाह खैबर के पर्वों से निकलकर यूसुफ जयों की राजधानी पंतजार जा पहुंचा। वहां उसने पठानों को एकत्रित कर घोषणा कर दी कि खुदा ने उसको हिंदुओं के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने के लिए खलीफा बनाकर भेजा है। उसने उनको कहा कि उसके साथ धर्मयुद्ध में सम्मिलित होना उनका परम कर्तव्य है, यह उनके लिए पुण्य का कार्य है। भोले पठान उसके बहकावे में आ गए। जिहाद का नाम सुनकर दिल्ली और रामपुर के भी बहुत से मुसलमान सोना और रुपया लेकर सैयद अहमद से आकर मिल गए। उन्हीं दिनों अटक के पार नदी के पश्चिमी तट पर नलवा के सैनिकों ने खैराबादा में एक दुर्ग बनाया था। सैयद अहमद शाह ने पहले उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बहुत बड़ी संख्या में वे उसके निकट एकत्रित हो गए। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों हरिसिंह नलवा अपनी 8000 सेना के साथ उस प्रदेश का दौरा कर रहे थे।
खैराबाद के किएदार ने सरदार नलवा को सैयद की चढ़ाई का समाचार लिख भेजा। समाचार पाते ही नलवा खैराबाद पहुंच गए। दूसरे दिन गाजी लोग सैदू के खुले मैदान में शुक्रवार की नमाज पढ़कर निकले ही थे कि नलवा ने उन पर हल्ला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। पठानों की संख्या हिंदू सेना की अपेक्षा 12 गुना अधिक थी। वे बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे। दिन भर तुमुल संग्राम होता रहा। हिंदू सैनिकों ने अपनी तलवार के ऐसे जौहर दिखाए कि पठानों की लाशों से युद्ध क्षेत्र छा गया। सहसा तीसरे प्रहर घनघोर घटा छा जाने से अंधकार हो गया। इससे लाभ उठाकर सैयद अहमद शाह अपने प्राण बचाकर भागा और लुंदखुबर जा पहुंचा। इस प्रकार 1,50,000 पठानों पर केवल 8,000 हिंदू सैनिकों ने विजय प्राप्त कर ली। सैयद अहमद शाह के भागने का समाचार पाकर नलवा ने अपने 6,000 सैनिकों के साथ उसका पीछा किया। सैयद को पता चला तो वह वहां से भी भाग गया। नलवा उसके पीछे पीछे गए। तुलांदा ग्राम के निकट 14,000 गाजियों ने नलवा का मार्ग रोक दिया, किंतु सैयद स्वयं वहां से भी भागकर पंचतार की पहाड़ियों में जा छिपा। नलवा को मालूम था कि भाला युद्ध से पठान लोग बहुत डरते हैं। उन्होंने अपने 2 रिसालों को उन पर धावा बोलने का आदेश दिया। भाले देखकर पठानों में भगदड़ मच गई। उनको खदेड़ती हुई नलवा की सेना पंचतार जा पहुंची। सैयद तो वहां से भी भाग गया, किंतु उसके शिष्य मुकरब खां ने सामना किया। वह भी अधिक नहीं टिक सका। इस प्रकार पंचतार पर भी हिंदू सेना ने अपना अधिकार कर लिया। 1 मास तक उस क्षेत्र में रहकर वहां का ठीक प्रबंध कर सरदार नलवा फिर हजारा लौट गए। नलवा राजदूत के रूप में अफगानिस्तान को भारत का अंग बनाने की महाराजा रणजीत सिंह की लालसा अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, यद्यपि अटक के पार के कई भागों में उनका राज्य स्थापित हो गया था। उधर काबुल का अमीर दोस्त मोहम्मद खां तथा कुछ अन्य पठान कबीले वाले ये समझकर प्रसन्न हो रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों में यद्यपि ऊपर से मित्रता दिखाई देती है, किंतु वास्तव में उनमें मित्रता नहीं है। पठान समझते थे कि इन दोनों में मित्रता न होना ही उनके हित में है। उधर महाराजा रणजीत सिंह को जब इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने यही उचित समझा कि पठानों को अंतिम बार पाठ पढ़ाने से पूर्व एक बार अंग्रेजों से भी बात कर ली जाए। इसके लिए उन्होंने हरिसिंह नलवा को ही सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति समझा। तदनुसार उन्होंने हरिसिंह नलवा को अपना दूत बनाकर शिमले में गवर्नर जनरल से भेंट के लिए भेजा। हरिसिंह नलवा के सहायक के रूप में दीवान मोतीराम साथ गए और प्राइवेट सेक्रेटरी थे फकीर अजीजुद्दीन। इसके अतिरिक्त सहायक के रूप में 3 अन्य सरदार भी उनके साथ थे। जो सेना इनके साथ भेजी गई उसके नायक गुलाब सिंह थे। भेंट देने के लिए बहुत कुछ सामग्री थी। सोने चांदी के साथ सामान से सजे 2 हाथी और 1 घोड़ा भी था। 1 मोतियों का कंठहार था। बाजूबंद थे। बहुमूल्य दुशाले थे। नलवा अपने दल के साथ जब लुधियाना पहुंचे तो वहां गवर्नर के प्रतिनिधि रैंड साहब ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके साथ ही वह भी शिमले के लिए चल दिया। शिमला के निकट पहुंचने पर अंग्रेजों ने इनका स्वागत करना आरंभ कर दिया। वहां इनके साथियों को सुख सुविधापूर्वक रखा गया और दिल खोलकर इनका आतिथ्य किया जाने लगा। शीघ्र ही भेंट का दिन भी नियत कर दिया गया। शिमला की एक ऊंची चोटी पर भेंट के लिए तंबू ताने गए। नलवा की कोठी से उस तंबू तक के मार्ग में अंग्रेजी सेना नलवा के स्वागत सलामी के लिए नियत की गई। अनेक अंग्रेज उच्चाधिकारी नलवा को लेने के लिए आए और अन्य अनेक मार्ग में उनके साथ हो लिए। तंबू से कुछ पहले चीफ सेक्रेटरी ने नलवा का स्वागत किया और जब तंबू के निकट पहुंचे तो स्वयं गवर्नर जनरल तंबू से बाहर निकलकर आया और बड़े प्रेम से नलवा के गले मिला। स्वयं उसने नलवा की बांह पकड़ी और उनको सोने की कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद स्वयं गवर्नर जनरल बैठे। कुशल समाचार के उपरांत हरिसिंह नलवा के आदेश पर अजीजुद्दीन ने 3,100 रुपया गवर्नर जनरल के सिर पर वार कर उनकी सेना में वितरण करने के लिए दिए। उत्तर में अंग्रेजों की ओर से भी सिर वारना हुआ और 2,500 रुपया नलवा की सेना में वितरण के लिए दिया गया। फिर महाराजा की ओर से 5 घोड़े, कई पश्मीने के दुशाले आदि बहुमूल्य उपहार समर्पित किए गए। फिर इत्र, पान सुपारी का व्यवहार होने के बाद भेंट को पूर्ण समझा गया। उस दिन से अंग्रेजी सरकार और लाहौर दरबार में पक्की मित्रता हो गई।
रात्रि को नाच गाने का प्रबंध किया गया था। उसके बाद नलवा की शिमला से वापसी हुई। गवर्नर जनरल स्वयं महाराजा से मित्रता का इच्छुक था। इस भेंट से वह प्रसन्न हुआ। तब गवर्नर जनरल ने महाराजा का धन्यवाद करने के लिए कप्तान बार्ड और मैकग्रेगर को लाहौर भेजा। तभी ये निश्चय हुआ कि गवर्नर जनरल और महाराजा रंजीत सिंह की भेंट होनी चाहिए। इस भेंट के लिए रोपड़ का स्थान उपयुक्त समझा गया। दशहरा त्योहार के उपरांत 25 अक्टूबर 1831 को गवर्नर जनरल से मिलने के लिए महाराजा रंजीत सिंह रोपड़ जा पहुंचे। एक बहुत बड़ी सेना इनके साथ गई थी। उसी दिन गवर्नर जनरल भी रोपड़ पहुंचे थे। शिष्टाचार के रूप में गवर्नर की ओर से मेजर जनरल रेमजे और चीफ सेक्रेटरी महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और फिर महाराजा की ओर से सरदार हरिसिंह नलवा और युवराज खंगसिंह गवर्नर जनरल की सेवा में उपस्थित हुए। दूसरे दिन हाथी पर सवार होकर बड़े जुलूस के साथ महाराजा साहब गवर्नर जनरल से मिलने जाए। उधर से लॉर्ड विलियम बेंटिक भी सदलबल महाराजा के स्वागत के लिए निकले। आमना सामना होने पर परस्पर प्रेम से हाथ मिलाए गए। फिर महाराजा अपने हाथी से उठकर गवर्नर जनरल के ओहदे में जा बैठे और तब वो जुलूस गवर्नर जनरल के डेरे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर महाराजा का खूब सत्कार किया गया। इसी प्रकार दूसरे दिन गवर्नर जनरल महाराजा से मिलने के लिए आए। तब महाराजा की ओर से उनका बड़े जोर से आतिथ्य सत्कार किया गया। इस भेंट में अनेक राजनीतिक समझौते हुए। एक संधि पत्र भी तैयार किया गया जिसमें अटक के पार के मार्ग का विशेष उल्लेख किया गया। उसी समय महाराजा ने राजकुमार खंगसिंह को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। इन दोनों भेंट की सफलता का सारा श्रेय हरिसिंह नलवा को दिया गया। इस प्रकार नलवा दिन प्रतिदिन महाराज रंजीत सिंह की दृष्टि में ऊंचे उठते रहे। नलवा की तीर्थ यात्रा। दूत का ये कार्य संपन्न करने के उपरांत नलवा कुछ दिन का अवकाश लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे काशी पहुँचे। वहां भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। काशी में गंगा जी के किनारे शवदाह के लिए कर देना पड़ता है। संयोग की बात है कि जब नलवा काशी में थे तब अमृतसर निवासिनी किसी निर्धन महिला का पुत्र चल बसा। वह दाह के लिए उसको शमशान ले गई तो उससे कर मांगा गया। उसके पास तो कुछ था ही नहीं। ये बात नलवा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उसकी उचित व्यवस्था का आदेश दिया और फिर शमशान के दारोगा को बुलाकर पंजाब वासियों से यह कर न लेने के लिए सदा सदा के लिए विशेष प्रबंध करवा दिया। यही कारण है कि आज भी पंजाबी मुर्दा काशी में बिना किसी प्रकार का कर लिए जलाया जाता है। इसके लिए नलवा ने शमशान घाट का एक छोटा सा भाग खरीद लिया। काशी से नलवा ने कई अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की और सब स्थानों पर उन्होंने अपनी श्रद्धा समर्पित की। नलवा जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने हिंदुओं के संगठन की भी चर्चा की। इस प्रकार इस तीर्थ यात्रा के निमित्त नलवा ने हिंदू जाति के संगठन का भी कार्य किया। जहाँ कहीं भी वे गए उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की विजय का घोष किया। यद्यपि नलवा का नाम भारत के कोने कोने में अब तक पहुँच चुका था। लोग सुनते कि नलवा तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, एक बड़ी भीड़ उनके दर्शनों के लिए वहां एकत्रित हो जाया करती थी। अब तक ये भी प्रसिद्ध हो चुका था कि पठान माताएं अपने बच्चों को नलवे के नाम से डराकर उनको रोते से चुप कराती हैं। वे उनको इसी भय से सोने के लिए विवश करती हैं। ऐसे नरवीर के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। नलवा की यह तीर्थयात्रा भी एक प्रकार से उनका दौत्य कार्य ही था, क्योंकि इस यात्रा में भी उन्होंने पंजाब केसरी के राज्य का प्रचार प्रसार किया था। किंतु नलवा जैसे व्यक्ति को रणभूमि से अधिक समय तक अलग रहना सुखकर नहीं होता, अतः वे भी तुरंत ही लौटकर अपने क्षेत्र में प्रवृत्त हो गए। नलवा सेनापति के रूप में पठानों ने जब महाराजा रंजीत सिंह को अंग्रेजों से मिलने मिलाने में व्यस्त देखा तो उन्होंने फिर सिर उठाना आरंभ कर दिया। सैयद अहमद शाह जो पराजित होने पर भागकर छिप जाया करता था, उसने इस बार फिर गाजियों को एकत्रित कर लिया और उन्हें लेकर कागान में डेरा डाल दिया। नलवा को जब इसका पता चला तो वे उसको दबाने के लिए अपनी सेना लेकर चल दिए। उनके साथ राजकुमार शेर सिंह तथा अन्य अनेक सरदार भी थे। 30 मई सन 1832 को प्रातःकाल ही उन्होंने गाजियों पर सहसा आक्रमण कर दिया।
नलवा के साथ राजकुमार शेरसिंह ने भी ऐसी तलवार चलाई कि गाजियों की लाशों के ढेर बिछ गए। इस प्रकार घमासान युद्ध हो रहा था कि अकस्मात सैयद अहमद शाह राजकुमार शेरसिंह के सामने आ गया। बस फिर क्या था, राजकुमार शेरसिंह ने तलवार के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सैयद अहमद शाह के गिरते ही मुसलमान तथा पठान सेना में भगदड़ मचने लगी। उसी प्रकार उधर संयोग से मौलवी इस्माइल सरदार हरिसिंह नलवा के सामने जा पड़े तो उन्होंने अपनी तलवार से उसकी गर्दन को नाप लिया। पठान भागने लगे। हिंदू सेना ने उनका पीछा किया और इस प्रकार और भी अन्य अनेक पठान भागते भागते यमपुर जा पहुँचे। इस युद्ध में हिंदू सेना के भी अनेक वीर खेत रहे थे। संग्राम की समाप्ति पर सैयद अहमद शाह और मौलवी इस्माइल के लोथों के चित्र बनवाए गए और उन्हें लाहौर दरबार में भेज दिया गया। महाराज उन्हें देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नलवा और राजकुमार को 50,000 रुपये पारितोषिक के रूप में दिए। सैयद अहमद शाह और मौलवी इस्माइल के मारे जाने से ही अफगानों की समस्या का अंत नहीं हो गया। इसके लिए निर्णायक युद्ध अभिशेष था। उस निर्णायक युद्ध के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर में आक्रमण करने वाली सेना का सेनापति सरदार हरिसिंह नलवा को बनाया। सेनापति हरिसिंह नलवा अपनी सेना के साथ 20 अप्रैल 1834 को एक बार फिर अटक जा पहुंचे और आक्रमण की तैयारी करने लगे। 6 दिन बाद उनकी सहायता के लिए राजकुमार नौनिहाल सिंह भी वहां पहुंच गए। नावों के पुल द्वारा सारी सेना नदी के पार पहुंच गई। तभी हरिसिंह को विदित हुआ कि चमकनी में बहुत बड़ा पुस्तकागार अभी तक सुरक्षित है। महाराजा की इच्छा थी कि उसको सुरक्षित रखा जाए। सेनापति नलवा ने इसकी उचित व्यवस्था कर दी। नलवा की सेना जब यहाँ से आगे बढ़ने लगी तो हाजी खां और खान मोहम्मद खां ने उनका मार्ग रोका, किंतु वे अधिक नहीं ठहर पाए। उनकर को तोपों से उड़ा दिया गया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 6 मई 1834 को इन्होंने पेशावर नगर में प्रवेश किया और किला बालाहिसार पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर सुमेरगढ़ रख दिया गया। पेशावर के हिंदू मुसलमानों ने पठानों से मुक्ति की प्रसन्नता में रात को दीपावली मनाई। नलवा ने सारे प्रदेश का भ्रमण किया और उसको संभाले रखने के लिए जहां कहीं भी सेना को रखना आवश्यक समझा गया वहां उन्होंने सेना का प्रबंध कर दिया। जब पेशावर में सब प्रकार से सुख शांति स्थापित हो गई तो अगले वर्ष स्वयं महाराजा पेशावर पधारे। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा दरबार किया। काबुल का शासक दीस्त सब वह पेशावर को छीनना चाहता था। उसके लिए उसने असम धर्मयोद्धाओं को एकत्रित किया और अपनाकर बर पर पहुंच गया। मार्ग में बहुत अफरीदी और जिहादी उसके साथ हो लिए। सहसा 11 मई 1835 की दोस्तिला की सेना पर आक्रमण कर दिया। जलवा असावधान नहीं था। उसने तहकालवाला के मैदान में अर्धचंद्रकार मीच बनाया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अमीर ने लड़ने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी, किंतु सांकाल तक वह बुरी प्रकार नलवा की सेना के घेरे में फंस गया था। अब तक उसकी सेना की बहुत बड़ी हानि भी हो चुकी थी। उसने पीछे लौटना चाहा, किंतु चारों ओर से हिंदू सेना उसकी घिरे हुए थी। यद्यपि पीछे लौटना सुगम नहीं था। फिर जब दिन ढल गया और मैदान का अंधेरा छा गया तो एक बार साहस करके वह हिंदू सेना के एक भाग पर इस प्रकार टूट पड़ा कि उसका घेरा तीरकर भाग निकलने में सफल हो ही गया। उसने फिर काबुल पहुंचकर ही सांस लिया, पीछे की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद खां बहुत सामग्री छोड़ गया था। इतना ही नहीं अपितु उसके बाद भी जब तक दोस्त मोहम्मद खां जावित रहा उसे फिर कभी पेशावर की ओर मुख करने का साहस ही नहीं हुआ। दोस्त मोहम्मद के भाग जाने के बाद नलवा ने उस प्रदेश को व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। स्थान स्थान पर उसने दुर्ग बनवाए और कहीं कहीं सैनिक टुकड़ियों के लिए चौकियों भी बनवाई। औरंगजेब के समय से ही इस प्रदेश के प्रत्येक वयस्क हिंदू को स्वयं उपस्थित होकर 1 दीनार वार्षिक जजिया देना होता था। नलवा सरदार ने उसे तुरंत बंद करवा दिया। उसके बदले में 4 कृपया वार्षिक प्रति घर के हिसाब से नहा के मुसलमानों पर करसम्मा दिया गया, जिससे कि हिंदुओं के अपमान का बदला लिया जा सके। नलवा सरदार ने इस प्रदेश को 5 भागों में विभक्त करते हजारा के अंतर्गत कर दिया। कृषि कार्य के लिए उन्होंने काबुत नहीं से नहरें खुदवाई। इससे वहां के किसानों की दशा सुधरने लगी।
उस समय उस प्रांत से 12,21,630 रुपये राजस्व मिलने लगा था। यहाँ के निवासियों ने चैन की सांस ली। सरदार सेनापति नलवा पर बहुत प्रसन्न हुए। जमरोद पर आक्रमण। काबुली पठान बार बार सिर उठाया करते थे। इस प्रकार वे हरिसिंह नलवा को चैन की सांस नहीं लेने देते थे। नलवा उसका कोई स्थायी समाधान चाहता था। इस उद्देश्य से उसने खैबर के निकट जमरोद पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाया। 7 अक्टूबर 1836 को ये दुर्ग बनवाना आरंभ किया और 2 मास में दुर्ग बनकर तैयार भी हो गया। उस समय उसके भीतर 800 पैदल सेना, 200 घुड़सवार, 80 तोपें और बहुत सी युद्ध सामग्री रखी गई। नलवा ने हजारा सरदार महासिंह को बुलवाया और उसे जमरोद का किलेदार बना दिया। खैबर की ओर से आने वाली एक नहर से इस किले के लिए पानी का प्रबंध किया गया। खैबर के अफरीदियों को इसके लिए 1200 रुपया वार्षिक जागीर दी गई, जिससे कि वे उस नहर को कभी बंद न करें। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं भी बनवा लिया गया, जिससे कि यदि कभी किसी कारणवश नहर बंद हो जाए तो कम से कम तुरंत पानी के बिना तड़पने से तो बचा जा सके। इसके अतिरिक्त नलवा ने पहाड़ी मार्गों पर कुछ छोटे किले भी बनवाए, जिससे कि मार्ग में उसको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किंतु काबुल के शासक की जब इन गतिविधियों का ज्ञान हुआ तो उसको इससे बहुत परेशानी होने लगी। वो घबरा गया, किंतु नलवा के सामने आने का उसमें साहस नहीं था। तब फिर अन्य कोई मार्ग न देख उसने मुसलमानों की वही पुरानी रीति अपनाई। उसने धर्मयुद्ध के लिए मुसलमानों को पुकारा। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने 5 पुत्रों को आगे किया। उसने अपने 5 पुत्र इस्लाम को समर्पित कर दिए। बस फिर क्या था, इससे पठानों में उत्साह भर गया। फिर तो ऐसा कोई भी घर न रहा जिसने इस्लाम की रक्षा के लिए कोई न कोई आदमी न दिया हो। कुछ ही दिनों में पठानों का एक टिड्डी दल जिहाद के लिए एकत्रित हो गया। इस सेना का प्रबंध अमीर दोस्त मोहम्मद खां ने अपने विश्वस्त सहायक नायब मिर्जा समीर खां को सौंप दिया। इस प्रकार व्यवस्था करके ये सेना 15 अप्रैल 1837 को जमरोद की ओर प्रस्थान कर गई। उधर सेनापति हरिसिंह नलवा कार्याधिक्य के कारण उन दिनों बहुत थक गए थे। उससे उनको ज्वर भी होने लगा था। चिकित्सकों ने जब उनको देखा तो उनको लंबे समय तक विश्राम करने का परामर्श दिया। उधर लाहौर में कुंवर नौनिहाल सिंह का विवाह था, इसलिए पेशावर की हिंदू सेना का अधिकांश भाग लाहौर भेज दिया गया था। क्योंकि पंजाब केसरी अंग्रेज सेनापतियों को अपना वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए अपने राज्य का सब कुछ दर्शनीय और प्रदर्शनीय उन्होंने लाहौर में एकत्रित कर लिया था। इस अवस्था में जब नलवा को विदित हुआ कि दोस्त मोहम्मद खां जमरोद पर आक्रमण करने की तैयारी में लगा है, तो उन्होंने एक तीव्रगामी सानी सवार द्वारा महाराज को पत्र भेजा कि पेशावर की सेना को तुरंत वापस भेज दिया जाए। महाराज की ओर से नलवा को 30 अप्रैल तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और उधर अफगानी सेना जमरोद पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने 28 अप्रैल को ही चोले के साथ दुर्ग पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए थे। किलेदार महासी भी तोपों का उत्तर तोपों में देने लगा था। इस प्रकार दोनों ओर तोपों के गोले आग बरसाने लगे। हताहत सैनिकों से रणभूमि पट लगी। दिन भर युद्ध होता रहा, किंतु शाम को देखा तो अपना सैनिक अभी भी वहीं पर थे जहां से उन्होंने प्रातःकाल युद्ध आरंभ किया था। वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। रात हो जाने पर दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध विराम हो गया, किंतु प्रातःकाल होने से पूर्व ही फिर पिछले दिन की भांति तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। अफगान गाजी दुर्ग पर आक्रमण करने की ठानते, किंतु हिंदू सेना उनको तोपों का निशाना बनाकर भगा देती। तो भी यह युद्ध अधिक समय तक चलना कठिन था, क्योंकि अफगानों की संख्या 30,000 थी, जबकि महासिंह के पास उस समय केवल 1 सहस्त्र सेना रह गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि अफगानों ने दुर्ग का घेरा डाल लिया। इससे बाहर के संसार से दुर्ग का संपर्क विच्छिन्न हो गया। इसके साथ ही अफगानों ने किले के भीतर जाने वाली नहर को भी काट दिया। इससे भीतर पानी जाना भी बंद हो गया। तब वहां जो कुआं था उसके जल से काम चलाया जाने लगा। इतना ही नहीं, अफगानों की तोपों की मार से दुर्ग की एक भुजा भी गिर गई, किंतु फिर भी अफगानों को दुर्ग में घुसने का साहस नहीं हो पाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि भीतर गए तो वहां हिंदू सेना के साथ उनको हाथों हाथ लड़ना पड़ेगा। इससे वे घबराते थे।
एक बार एक नायक मोहम्मद अफजल खां दुर्ग में घुसने की चेष्टा करने भी लगा था, किंतु मिर्जा समीर खां ने उसे यह कहकर रोक दिया कि भीतर जाने का अभिप्राय है अपनी मौत से खेलना। इससे तो यही उत्तम है कि उनको घेरे में बंद रखकर स्वयं ही भूखों मर जाने दिया जाए। अंतिम युद्ध। अफगानों की ओर से जब किले की घेराबंदी हो गई तो रात को युद्ध रुक जाने पर केदार महासिंह ने अपने विश्वस्त सरदारों की एक सभा बुलाई। उसमें उसने अपनी वस्तुस्थिति का वर्णन किया और फिर उन सबको अपने देशधर्म पर बलि होने का आह्वान किया। उसने कहा कि दुर्ग के जिस भाग में छिद्र हो गया है उसे रात भर में रेत की बोरियां भरकर बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें एक कोई ऐसा वीर युवक चाहिए जो किसी प्रकार किले से बाहर निकलकर यहाँ का सारा समाचार पेशावर में सेनापति हरिसिंह नलवा तक पहुँचा दें। सैनिकों का ऐसा सुनना था कि वे विद्युत गति से कार्य करने लगे। कुछ सैनिक टूटी दीवार पर रेत के बोरे भरने लगे और पहर डेढ़ पहर रात गए उन्होंने उस छिद्र को बंद कर दिया। यह एक काम तो हो गया। दूसरा कार्य नलवा को सूचना देने का था, क्योंकि अफगानों ने किले को इस प्रकार घेर रखा था कि कहीं तिल रखने को भी स्थान नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी को सुरक्षित बाहर निकल जाने का साहस नहीं हुआ। ऐसे समय में हरिशरण कौर नाम की एक वीरांगना ने साहस का परिचय दिया। उसने कहा, आप सरदार नलवा के लिए पत्र लिखिए, मैं यत्न करूंगी कि उसको यथास्थान पहुंचा दूं। उस महिला की निष्ठा में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं था, किंतु उसने जिस साहस का परिचय दिया था वह सराहनीय और प्रशंसनीय था। अंत में उसको पत्र लिखकर दे दिया गया। तब उससे पूछा गया कि यहाँ ये किस प्रकार विदित होगा कि वो सकू पेशावर पहुँच गई है। कुछ सोचकर उसने कहा, प्रातःकाल बहुत सवेरे ही आपको पेशावर की ओर से तोप दागने की आवाज़ सुनाई दे जाए, समझ लीजिए कि मैं पहुँच गई हूँ और कुछ समय बाद आपक सहायता भी पहुँचने वाली है। और यदि तोप की आवाज़ न सुनाई दो तो समझ लेना कि मैं रास्ते में ही मार डाली गई हूँ। फिर आप जैस उचित समझे वैसा करिए। इस प्रकार निश्चय कर वो वहाँ से चल दी। उसने कुछ तो अपना वेश बदला और कुछ अपनी चाल। रात के समय एक प्रकार से कुत्ते का रूप धारण कर और उसी प्रकार की चाल चलती हुई धीरे धीरे दुर्ग का द्वार खोलकर वह बाहर निकली। द्वार खुलने का शब्द सुनकर 5-7 पठान दौड़कर उस ओर आए, किंतु हरिशरण कौर कुत्ते की सी छलांग लगाकर भागती सी वहां से निकल गई। पठानों ने भी उसे वास्तव में कुत्ता ही समझा और वे अपने अपने स्थान पर सतर्क खड़े हो गए। उन्होंने न उसका पीछा किया और न उस पर किसी प्रकार का प्रहार ही किया। दुर्ग से बाहर निकलकर पठानों की परिधि से भी बाहर निकल जाने का कठिनतम कार्य उसने बड़ी सरलता से कर दिखाया। वो वीर रमणी किसी प्रकार साहस बटोरकर, मानो आगे के समुद्र को उसने तैरकर पार किया हो, इस प्रकार वह समय पर पेशावर जा ही पहुंची। जिस समय वह पहुंची वह लगभग रात्रि के 2:30 बजे का समय था। सरदार हरिसिंह नलवा भयंकर ज्वर से कराह रहे थे। ज्यों ही उन्होंने पत्र पढ़ा उन्होंने अपनी 10,000 सेना को जमरोद के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। एक तेज सानी सवार द्वारा महासिंह का पत्र अपनी टिप्पणी सहित उन्होंने लाहौर भिजवा दिया, जिसमें शीघ्र ही सहायता भेजने की प्रार्थना की गई थी। प्रातः 3 बजे के लगभग जमरोद के दुर्ग में बंद सैनिकों ने पेशावर की ओर से तोप का शब्द सुना। बस फिर क्या था, दुर्ग के सैनिक द्विगुणित उत्साह से उछल पड़े। वे उचक उचक कर पेशावर की ओर देखने लगे। सूर्योदय से पूर्व ही हरिसिंह नलवा अपनी सेना लेकर जमरोद पहुंच गए। अफगान सैनिक उठकर युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे कि हिंदू सेना ने उन पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए। जिस प्रकार बाज किसी पक्षी पर झपटता है, ठीक उसी प्रकार नलवा अफगान सेना पर झपट पड़ा था। नलवा के सम्मुख जो सेना आई उससे जमकर युद्ध हुआ। नलवा ने भयंकर आक्रमण किया, किंतु पठान सेना भी अडिग रही। इस प्रकार नलवा ने उन पर 2 बार आक्रमण किया, किंतु उनको डिगाने में असफल रहे। नलवा हताश नहीं हुआ, उसने पूरे बल से तीसरा आक्रमण किया और इस बार जिस पठान का मुख जिधर को था वह उधर को ही भाग निकला। दोस्त मोहम्मद के सभी वीर सेनानी घायल हो गए। नलवा के भी अनेक नायक घायल हुए थे, किंतु पठानों की दशा बहुत खराब थी। पठानों के लिए तो नलवा का नाम ही हौआ हो गया था। जब तक उनको पता था कि नलवा मैदान में नहीं है, तब तक तो वे उत्साह से लड़ते रहे,
किंतु जो ही नलवे का आगमन सुना तो फिर उनके पैर उखड़ गए और उन्होंने भागने में ही अपनी कुशल समझी। इस युद्ध में भी पठान बहुत से शास्त्रास्त्र छोड़कर भागे थे। उनकी 14 बड़ी तोपें भी वहीं रह गईं। नलवा का महाप्रयाण। यद्यपि नलवा नहीं चाहते थे कि भागते हुए पठानों का पीछा किया जाए, किंतु सरदार निधान सिंह अत्यधिक उत्साह से भर गए और उन्होंने भागते पठानों का पीछा किया। इस प्रकार उन्हें मारते काटते वे दूर खैबर दर्रे तक पहुंच गए। विवश नलवा को उसको सहायता के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार वे भी खैबर दर्रे तक चले गए। खैबर दर्रे में घनघोर वन था और उस वन में बड़ी बड़ी गुफाएं थीं। नलवा की सेना रात की यात्रा और प्रातः के घमासान युद्ध के कारण बहुत थकी हुई थी। स्वयं हरिसिंह नलवा ज्वर से तड़प रहे थे, फिर भी वे अपने नायक की सहायता के लिए खैबर दर्रे तक चले आए थे। पठान दर्रे से भी भागकर जा रहे थे कि शमशदीन खां 2000 की नई सेना लेकर उनकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। आते ही उसने निधान सिंह के साथ लड़ना आरंभ कर दिया। सरदार हरिसिंह नलवा उस समय एक गुफा के निकट खड़े युद्ध का रंग देख रहे थे। तभी सहसा गुफा के अंदर छिपे पठानों ने उन पर पीछे से गोली चला दी। वो गोली नलवा को न लगकर उनके अंगरक्षक अजायब सिंह को लगी। वो वहीं ढेर हो गया। ये देखकर सरदार हरिसिंह गुफा की ओर बढ़े। अवसर देखकर उन छिपे हुए पठानों ने उन पर पीछे से गोलियों की बौछार करनी आरंभ कर दी। उनमें से एक गोली उनके पैर पर और एक उनके पेट में लगी। यद्यपि नलवा के सैनिकों ने उस गुफा को घेर कर उसमें छिपे पठानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, किंतु उससे पहले ही नलवा पर प्रहार किया जा चुका था। उन 2 गोलियों का प्रहार नलवा के लिए असह्य हो गया। तो भी नलवा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और वे बात बात में जमरोद दुर्ग पर जा पहुंचे। जब उनको 2 व्यक्तियों की सहायता से घोड़े पर से उतारा गया तो उनके घावों पर से रक्त के फव्वारे छूट रहे थे। ये देखकर तो सभी के हृदय कांप उठे। तदपि उनके आहत होने का समाचार गुप्त रखा गया। किसी बाहरी व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं हुआ। तब तक सरदार निधान सिंह की सहायता के लिए सरदार अमर सिंह जा पहुंचा था। इस प्रकार पठानों की वहां पर भी मात खानी पड़ी और बहुत सी युद्ध सामग्री वहीं छोड़कर वे भाग खड़े हुए। सेना जमरोद दुर्ग वापस आ गई। पठानों की सारी आशाओं पर वज्रपात हो गया था। वे इतने भयभीत हुए कि उसके बाद फिर कभी उन्होंने जमरोद अथवा पेशावर की ओर मुख किया ही नहीं। शमशदीन खां की सामयिक सहायता भी निष्फल सिद्ध हुई। सरदार हरिसिंह नलवा की दशा क्षण क्षण बिगड़ती जा रही थी। अत्यधिक रक्तस्राव होने से दुबलता बहुत बढ़ गई थी। घावों में असह्य पीड़ा हो रही थी। यद्यपि हरिसिंह नलवा में बोलने की किंचित भी सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी उन्होंने सबको एकत्रित कर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, मुझे लग रहा है कि यह शरीर अब अधिक टिकने वाला नहीं है। आप लोगों ने जिस वीरता का परिचय इस युद्ध में दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से 800 वर्ष बाद फिर इस भूमि को पठानों से छीनकर इस पर हिंदू राज्य स्थापित किया है जो जयपाल के समय में भारत से छिन गया था। इस क्षेत्र की प्राणपण से रक्षा करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। इससे अधिक बोलना उनके लिए शक्य नहीं हो पा रहा था। उन्हें असह्य वेदना हो रही थी। धीरे धीरे वे अचेत होते गए और फिर कुछ काल के उपरांत उनकी आत्मा उस नश्वर देह का परित्याग कर अपने धाम को चल दी। ये दुखद समाचार एक तेजसानी सवार द्वारा लाहौर दरबार भेज दिया गया। तीसरे दिन वह सवार लाहौर जा पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह को जब ये समाचार मिला थी इससे उनको हृदय विदारक आघात लगा। कुछ क्षण तक तो उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। फिर अंत में बोले, हिंदू राज्य का आज एक बहुत बड़ा स्तंभ गिर गया है। इस प्रकार सन 1837 में केवल 47 वर्ष की ही अल्पायु में शौर्य का ये सूर्य, जाति प्रेम का प्रतीक, विनम्रता की मूर्ति, अबलाओं का रक्षक तथा दीनों का दाता इस धरती पर से सहसा विलुप्त हो गया। यह महाराजा रणजीत सिंह की ही क्षति नहीं हुई अपितु भारत देश की क्षति थी। भारत की भावी पीढ़ी ने इस क्षति को अनुभव किया और आज भी वह इस क्षति को नहीं भूल पा रही है।